नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। सर्वोच्च न्यायालय ने अन्य बातों के साथ साथ यह निर्धारित करने का निर्णय लिया है कि क्या मुस्लिम महिलाओं को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार और 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध के आलोक में उत्तराधिकार में समानता का दावा करने का अधिकार है। ये प्रश्न न्यायमूर्ति सी.टी. रविकुमार और राजेश बिंदल की पीठ के समक्ष उठा, जो एक सिविल अपील पर निर्णय ले रहे थे। मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि ऐसी थी कि प्रतिवादियों ने यह दावा करते हुए एक मुकदमा दायर किया था कि स्वर्गीय हाजी द्वारा निष्पादित वसीयत में संपत्ति उनके 3 बेटों के पास चली गई थी, जबकि उनका चौथा बेटा उनके पास नहीं था। ट्रायल कोर्ट ने मुकदमे का फैसला सुनाया था। हालांकि निचली अपीलीय अदालत ने इसे संशोधित करते हुए निर्देश दिया था कि हाजी अपनी संपत्ति के केवल 1/3 हिस्से तक ही वसीयत निष्पादित कर सकते हैं। इस प्रकार केवल शेष 2/3 संपत्ति को कानूनी उत्तराधिकारियों के बीच समान रूप से विभाजित किया जाना था। उल्लेखनीय है कि जब मामला उच्च न्यायालय में पहुंचा तो उक्त आदेश को रद्द कर दिया गया और ट्रायल कोर्ट के आदेश को बहाल कर दिया गया। इस प्रकार वर्तमान अपील सुनवाई के दौरान ये तर्क दिया गया कि वसीयतकर्ता अपनी संपत्ति का 1/3 हिस्सा किसी तीसरे पक्ष को देने का हकदार है, जबकि शेष 2/3 हिस्सा कानूनी उत्तराधिकारियों के बीच समान रूप से वितरित किया जाना चाहिए। हालांकि अगर कानूनी उत्तराधिकारी अपनी सहमति देते हैं तो इस 1/3 सीमा को माफ किया जा सकता है। उद्धृत निर्णयों में कर्नाटक उच्च न्यायालय का नरुन्निसा बनाम शेख अब्दुल हामिद AR 1987 कांड 222 का एक निर्णय भी शामिल है। इसमें एक मिसाल का संदर्भ दिया गया था, जहां अनुपात ये था कि अगर एक मुस्लिम पिता अपने पीछे एक बेटा और एक बेटी छोड़ जाता है और बेटी पिता की वसीयत से सहमत नहीं होती है कि संपत्ति का 3/4 हिस्सा बेटे को और 1/4 हिस्सा उसे दिया जाए, तो वह संपत्ति के 1/3 हिस्से को अपने हिस्से के रूप में दावा करने की हकदार होगी, न कि 50%। इन वर्तमान तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए न्यायालय ने उपरोक्त प्रश्न और निम्नलिखित प्रश्न तैयार किए। क्या मुस्लिम महिलाओं को अनुच्छेद 44 के आलोक में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के तहत उत्तराधिकार में समानता का दावा करने का अधिकार है? क्या एक वसीयतकर्ता, जो मुस्लिम कानून द्वारा शासित है, अपनी इच्छा के अनुसार अपनी संपूर्ण संपत्ति की वसीयत निष्पादित करने का हकदार है? क्या एक वसीयतकर्ता, जो मुस्लिम कानून द्वारा शासित है, अन्य कानूनी उत्तराधिकारियों की सहमति के बिना अपने द्वारा छोड़ी गई संपत्ति के 1/3 भाग की सीमा तक किसी एक या अधिक कानूनी उत्तराधिकारियों के पक्ष में वसीयत निष्पादित कर सकता है? न्यायालय ने मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता वी. गिरी को एमिकस क्यूरी के रूप में भी नियुक्त किया और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड अमित कृष्णन को भी मामले में उनकी सहायता करने के लिए कहा। अदालत ने विदाई से पहले ये दर्ज किया और मामले को 25 जुलाई के लिए स्थगित कर दिया। अदालत ने कहा, रजिस्ट्री को इन अपीलों की पेपर बुक का पूरा सेट श्री अमित कृष्णन, AOR, विद्वान एमिकस क्यूरी और भारत के विद्वान अटॉर्नी जनरल के कार्यालय को इस आदेश की एक प्रति के साथ उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है, जिसमें पेपर बुक में सुधार शामिल किए गए हैं, जैसा कि अपीलकर्ता ने मांगा है। दयानंद महाविद्यालय अजमेर में नेचर क्लब के तत्वाधान में प्राणी विभाग की ओर से विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर लक्ष्मीकांत प्राचार्य दयानंद महाविद्यालय रहे, जिन्होंने अपने उद्बोधन में बताया कि पर्यावरण में वृक्षों का महत्व जरूरी है। बिना वृक्ष के ये धरती उजाड़ व बंजारा दिखाई देगी। दिन ब दिन बढ़ता प्रदूषण और बिगड़ते पर्यावरण से पेड़ रक्षा तो करते हैं और साथ में ये हमारे धर्म और संस्कृति को भी संजोए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम सभी के लिए यह पहले से ज्यादा जरूरी हो गया है। पर्यावरण संरक्षण के लिए अपने प्रयासों को बढ़ाएं। महाविद्यालय उप प्राचार्य डॉक्टर M.K. सिंह ने बताया कि प्लास्टिक का उपयोग पर्यावरण को नष्ट कर रहा है तथा पानी इस पृथ्वी का सबसे मूल्यवान तत्व है और जल चक्र को बनाए रखने के लिए पेड़ों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। प्राणी विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर सोनिया जोसफ ने बताया कि पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र संघ ने 5 जून 1972 को की और पहला पर्यावरण दिवस मनाया गया।
इस वर्ष पर्यावरण दिवस की थीम हमारी भूमि हमारा भविष्य है। इस अवसर पर विभाग की तरफ से कविता प्रतियोगिता, पोस्टर प्रतियोगिता व रंगोली प्रतियोगिता भी कराई गई, जिसमें विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कविता प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर सिमरन, द्वितीय स्थान पर भारती, तृतीय स्थान पर नितेश रहे। पोस्टर प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर नितेश, द्वितीय स्थान पर पूजा, तृतीय स्थान पर नम्रता रहे। रंगोली प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर वर्षा यादव, वर्षा चौहान, प्रिया नुवाद, शिल्पी, शोभना रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि की तरफ से पौधारोपण भी किया गया तथा नेचर क्लब के तत्वाधान में सभी विद्यार्थियों व व्याख्याता को पौधे वितरित किए गए और प्रण लिया कि अपने पौधे की अच्छे से देखरेख करेंगे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर तस्लीम अख्तर ने किया तथा धन्यवाद पारित डॉक्टर संचिता रोज ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर आशा मसीही, डॉक्टर नूतन कुपावत व डॉक्टर राजश्री बंसल उपस्थित रहे। भारतीय सिंधु सभा सिंधी बाल संस्कार शिविरों के आयोजन में सामाजिक सहयोग से विकास व दायित्व का बोध करवाती है। सभा की ओर से ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ धार्मिक केंद्रों पर साप्ताहिक बाल संस्कार शिविरों का भी आयोजन कर रही है, जिसमें संत महात्माओं का आशीर्वाद व पूज्य सिंधी पंचायतों का सहयोग मिल रहा है। बच्चों का मानसिक विकास भी आपसी मिलन व खेलकूद गतिविधियों से हुआ है। अभिभावक अपनी प्राचीन सभ्यता को आगे बढ़ाने में सहयोग कर रहे हैं। ऐसे विचार भारतीय सिंधु सभा महानगर अजमेर की ओर से स्वामी सर्वानंद विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में आयोजित संगोष्ठी में मुख्य वक्ता प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल वाधवानी ने प्रकट किए। वाधवानी प्रदेश पदाधिकारियों के साथ अलग अलग जिलों में प्रवास कर बैठकें आयोजित कर रहे हैं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महेंद्र कुमार तीर्थानी ने बताया कि देश भर में ऐसे शैक्षणिक गतिविधियां हो रही है और लेह लद्दाख में सिंधु दर्शन तीर्थयात्रा भी हो रही है और आगामी 16 जून को सिंधुपति महाराजा दाहरसेन के बलिदान दिवस पर देशभक्ति आधारित कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश भाषा व साहित्य मंत्री डॉक्टर प्रदीप गेहानी ने विद्यार्थियों को 10वीं व 12वीं परीक्षा देने के बाद अलग अलग विषयों की चर्चा कर कोर्स चयन करने चाहिए, जिससे कैरियर सही चयन हो सके। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत मातृभाषा में अध्ययन करने के साथ अलग अलग भाषाओं के साहित्य को सिंधी भाषा में भी अनुवाद हो रहा है। प्रदेश मंत्री गिरधारीलाल ज्ञानानी ने कहा कि सरकारी सेवाओं में चयन प्रक्रिया के लिए अपनी पूर्ण तैयारी करनी चाहिए। ऐसे बैठकों का आयोजन कर समूह में चर्चा करें एवं प्रतिस्पर्धा में सम्मिलित होवे। सरकारी सेवा में राष्ट्रीय भक्ति से देश उत्थान का अवसर मिलता है। शिक्षाविद घनश्याम थारवानी भगत ने सिंधी विषय लेकर अध्ययन करने टी.सी. में सिंधी विषय लेने से सरकारी शिक्षक सेवा में भर्ती के अवसर मिल रहे हैं और भाषा के साथ संगीत में रुचि लेकर ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। प्रधानाचार्य महेश्वरी गोस्वामी ने कहा कि सुधार सभा संस्थाओं की ओर शिक्षण कार्यों के साथ रोजगार के अवसर हेतु प्रशिक्षण करवा रही है, जिससे बच्चियां स्वावलंबी बने व रोजगार भी प्राप्त कर सके। उन्हें उच्च शिक्षण हेतु आर्थिक सहयोग भी किया जा रहा है। शिक्षकों का सम्मान कार्यक्रम में सिंधी बाल संस्कार शिविरों में अध्ययन, गीत, संगीत, योग में सहयोग करने वाले शिक्षकों व सेवाभावी कार्यकर्ताओं का प्रदेश पदाधिकारियों द्वारा सम्मान किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ आराध्य देव झूलेलाल, भारत माता व सरस्वती माता के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन कर किया गया। स्वागत भाषण अध्यक्ष नरेंद्र बसरानी व आभार इकाई सचिव नरेंद्र सोनी ने दिया। संगठन गीत मोहन कोटवानी, रुक्मणी वतवानी ने व मंच का संचालन प्रदेश मंत्री मनीष गोवालानी ने किया। सामूहिक राष्ट्रगान से समापन किया गया। कार्यक्रम में कमलेश शर्मा, मोहन तुलसियानी, खेमचंद नारवानी, दयाल सेवानी, हरिकिशन टेकचंदानी, रमेश लखानी, रमेश वली रमानी, किशन केवलानी, नानक गजवानी, मुकेश शर्मा, कौशल्या सावलानी, गोपी चांदवानी, चंदा मोटवानी, कामिनी, कुमकुम छतवानी, माला टेवानी, हरि चांदवानी, ज्ञानी मोटवानी, सीमा रामचंदानी, सुनीता भागचंदानी सहित कार्यकर्ता उपस्थित थे। बांदनवाड़ा कस्बे में रोड लाइट्स 24 घंटे चालू रहने पर ग्राम पंचायत सहित अधिकारियों को शिकायत करने के बावजूद भी लाइट्स चालू रहने पर कस्बे के नागरिक मनोज आहूजा ने जिला कलेक्टर सहित सचिव पंचायती राज विभाग जयपुर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सहित विकास अधिकारी को शिकायत कर ग्राम पंचायत के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने तथा सरकारी राशि का दुरुपयोग करने, अपने कार्य में गंभीर लापरवाही बरतने पर कानूनी कार्यवाही करने की मांग की है।
डॉक्टर मनोज आहूजा ने शिकायती पत्र के माध्यम से बताया कि जहां देश और प्रदेश की सरकारें बिजली संकट से जूझ रही है, वहीं कस्बे में ग्राम पंचायत की लापरवाही के चलते 24 घंटे लाइट्स चालू रहती है। पंचायत सहित अधिकारियों को पूर्व में भी शिकायत तथा परिवाद करने के बावजूद भी ग्राम पंचायत की सरपंच सहित कर्मचारियों ने इस और कोई ध्यान देने की बजाय ग्रामीणों से कहा कि इससे क्या फर्क पड़ता है। उन्होंने बताया कि आज भी दिन में जब लाइट चालू थी तब के फोटो व वीडियो खींचकर उन्होंने अधिकारियों को भेजकर इस तथ्य की जानकारी देते हुए कार्यवाही करने की मांग की है तथा समय पर लाइट चालू करने व बंद करने के निर्देश देने हेतु निवेदन किया है। लोकसभा चुनावों में बांदनवाड़ा कस्बे से भाजपा प्रत्याशी भागीरथ चौधरी को 1187 वोटों की ऐतिहासिक बढ़त मिली है, जो कस्बे के इतिहास में इतनी बड़ी लीड पहली बार मिली है, जबकि वोटिंग परसेंटेज बहुत कम रहे थे। भाजपा कार्यकर्ता व पूर्व उप प्रधान ललित लोढ़ा ने बताया कि कस्बे में कुल 5 पोलिंग बूथ थे, जिनमें से बूथ नंबर 223 जो कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्थित है में भाजपा को 649 तथा कांग्रेस को 139 मत प्राप्त हुए। इसी प्रकार बूथ नंबर 224 में भाजपा को 535 व कांग्रेस को 218 मत प्राप्त हुए। बूथ नंबर 225 जो कि गर्ल्स स्कूल में है पर भाजपा को 268 तथा कांग्रेस को 346 मत मिले। इसी प्रकार बूथ नंबर 226 रेलवे कॉलोनी स्कूल में भाजपा को 437 तथा कांग्रेस को 226 मत प्राप्त हुए। इसी प्रकार बूथ नंबर 227 महात्मा गांधी विद्यालय में भाजपा को 450 तथा कांग्रेस को 223 मत प्राप्त हुए। इस प्रकार इन 5 ही बूथों पर भाजपा को 2339 मत प्राप्त हुए तथा कांग्रेस को 1152 मत मिले। इस प्रकार भाजपा के पक्ष में 1187 वोटों की बढ़त मिली है। कस्बे में पहली बार भाजपा के पक्ष में मिली इतनी बढ़त का श्रेय भाजपा कार्यकर्ताओं की एकजुटता को माना जा रहा है तथा भाजपा विनाय मंडल अध्यक्ष दावराम शर्मा, उनके मुख्य सिपहसालार युवा भाजपा नेता जयमल रेहलानी तथा पूर्व उप प्रधान ललित लोढ़ा, देवेंद्र शर्मा, अभिषेक पारीक, देवेंद्र सिंह खींची सहित अन्य कार्यकर्ताओं द्वारा घर घर जाकर प्रचार करने को माना जा रहा है। इसके साथ ही कस्बे के कांग्रेसी नेता ब्रह्मदेव कुमावत पूर्व संसदीय सचिव की निष्क्रियता की वजह से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में कोई जोश व उल्लास दिखाई नहीं दिया। इसके विपरीत भाजपा एकजुट होते दिखाई दिए, जिसके चलते भी यह ऐतिहासिक वोटों की जीत दर्ज हुई है। बांदनवाड़ा के अहमद हुसैन मंसूरी शुक्रवार को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य निरीक्षक पद से 37 वर्ष की गौरवशाली सेवाएं देने के बाद सेवानिवृत्त हुए। इस मौके पर भिनाय हॉस्पिटल तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बांदनवाड़ा के विभागीय कर्मचारियों द्वारा सेवानिवृत्ति के अवसर पर समारोह का आयोजन कर जनाब अहमद हुसैन मंसूरी को बेहतरीन सेवाओं के लिए सम्मानित करते हुए उनका माल्यार्पण व साफा पहनाकर अभिनंदन किया गया। साथ ही उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी गई। वहीं इस मौके पर अहमद हुसैन मंसूरी के पुत्र अव्वल मंसूरी व उनके पारिवारिक सदस्यों की ओर से कस्बे के जतन स्मारक में आयोजन किया गया। आयोजित समारोह में मंसूरी जी के पारिवारिक सदस्यों, रिश्तेदारों सहित हिंदू समाज के सैकड़ों इष्ट मित्र व ग्रामीण जन मौजूद रहे, जिन्होंने मंसूरी जी का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत अभिनंदन किया। इस अवसर पर आयोजित समारोह में स्नेहभोज का भी आयोजन किया गया। आयोजित समारोह में उपस्थित स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों व शिक्षकों ने बताया कि मंसूरी जी ने अपने कार्यकाल में ग्रामीण जनता की भरपूर सेवा की तथा सराहनीय सेवाएं दी है, जिसकी वजह से आज उनके सेवानिवृत्ति समारोह में सैकड़ों ग्रामीणों ने उपस्थित होकर उनका अभिनंदन कर उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। वहीं इस खास मौके पर पहुंचे मेहमानों के लिए मंसूरी परिवार ने बेहतरीन व्यवस्थाएं करते हुए सभी को स्नेहभोज करवाते हुए आए हुए मेहमानों का आभार व्यक्त किया। निकटवर्ती ग्राम मीनो का नया गांव में स्थित धार्मिक स्थान भगवान देवनारायण मंदिर पर 8 जून से 16 जून तक आयोजित 111 कुंडात्मक 9 दिवसीय श्री देवनारायण विष्णु महायज्ञ की तैयारी को लेकर बुधवार को बोलियों के जरिए विभिन्न पुण्यार्जक तय करने का काम शुरू किया गया। इस दौरान बोलियां लगाने में ग्रामीणों ने व्यापक उत्साह दिखाया। आयोजन समिति के अध्यक्ष राम कुमार मीणा ने बताया कि बुधवार को मंदिर परिसर में यज्ञ सम्राट शंकर दास बापू के सानिध्य में बोलियां लगाने का काम शुरू किया गया। इस दौरान प्रधान कलश, प्रधान ध्वज, देवनारायण ध्वज, प्रधान कुंड पर बैठने वाले मुख्य यजमान, भागवत जी धारण करने वाले यजमान सहित हाथी व घोड़े पर बैठने वाले यजमानों की बोलियां लगाई गई।
समिति के सचिव राम प्रसाद मीणा ने बताया कि बुधवार को लगाई गई विभिन्न बोलियां में ग्रामीणों ने व्यापक उत्साह दिखाया। उन्होंने बताया कि बोलियां का क्रम गुरुवार को लगातार जारी रहेगा। गुरुवार को देव दरबार के मुकुट, छड़ी, चंवर, झालर, शंख, गादी लेकर चलने वाले यजमानों की बोलियां लगाई जाएगी। सभी बोलियां को 7 जून शाम को 5 बजे अंतिम रूप दिया जाएगा।